आज हम करेंगे 9वीं क्लास का क्षितिज का काव्यखंड लेसन 6। केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्र गहना से लौटती हुई। तो पहले केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं। उनका तत्कालीन साहित्य आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। उनकी जो कविताएं थी वो थी नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जो वास्तविक है वह रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है कि प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं। वह चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। तो हम इसका सरलार्थ करेंगे। चंद्रगहना से लौटती हुई कविता है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला। तो जो प्रसंग लिखना है इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ क्षितिज में संकलित कविता चंद्रगहना से लौटती हुई से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। इस कविता में उन्होंने ग्राम्य प्रकृति का बड़ा ही अनुराग में चित्रण किया है। तो देख आया चंद्रगहना, कवि का कथन है कि वह अपने गांव कौन सा चंद्रगहना को देख आया है। ये वह अपने गांव चंद्रगहना को देखाया है। देखता हूँ दृश्य में, अब वह खेत की मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेंढ क्या होती है? जो खेतों में रास्ते जाने के लिए एक पगडंडी से बनाते हैं, उसको मेंढ बोलते हैं। ठीक है। तो अब वह खेत की मेंढ पर अकेला बैठकर, मेंढ पर इस खेत की बैठा अकेला, अब वह खेत की मेंढ पर अकेला बैठकर देखता हूँ दृश्य में, उस सारे दृश्य को सजीव रूप में अनुभव कर रहा हूँ। एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, खेतों में हरा उगा हरा तथा ठिंगना चना, ठिंगना का मतलब जो आकार में छोटा होता है। खेतों में उगा हरा तथा ठिंगना चना जो एक बित्ते के बराबर है। बित्ता क्या होता है? एक मतलब अंगूठे से छोटी उंगली की नाप जो होता है उसको कहते हैं बित्ते। ठीक है। तो एक बित्ते के बराबर है। खेतों में उगा हरा तथा ठिंगना चना एक बित्ते के बराबर है। बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, तो उस जो ठिंगना चना है उसने अपने सिर पर क्या बांधा हुआ है? मुरेठा में पगड़ी बांधी हुई, एक तरह से गुलाबी फूल का मुरेठा बांधा हुआ, साफा पगड़ी जिसको कहते हैं। उसने अपने सिर पर छोटे गुलाबी फूलों का मुरेठा बांधा हुआ है, पगड़ी बांध रखी है। पास ही मिलकर उगी है, इस तरह वह सज धज कर खड़ा है। कवि ने खेत में उत्पन्न चने के पौधे का बड़ा सजीव और मनोहारी चित्रण किया है। अगला है पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। पास ही मिलकर उगी है कि पास में ही मिलजुल कर कौन उगी हुई है? अलसी हठीली। हठीली को क्या विशेषण दिया है कि वह हठीली है। ठीक है। तो पास में ही चने की खेती के पास ही मिलकर बीच में हठीली अलसी उगी हुई है। देह की पतली कमर की है लचीली, वह अलसी कैसी है? शरीर से दुबली पतली है तथा लचीली कमर वाली है। वह अलसी शरीर के से दुबली पतली और लचीली कमर वाली है।
नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, उसके सिर पर कैसे फूल आ रहे हैं? नीले रंग के। तो अलसी पर कैसे रंग के फूल आते हैं? नीले रंग के। तो उसने अपने सिर पर फूले हुए नीले फूल धारण किए हुए हैं। कह रही है जो छुए वह दो हृदय का दान उसको। वह मानो कह रही है कि जो भी उसको छू देगा, कह रही है जो छुए, कि वह मानो कह रही है कि जो भी उसे छू देगा, मेरे इन फूलों को छुएगा, मैं उसको अपना हृदय दान में दे दूंगी। कवि ने यहाँ पर बड़ा सहज सजीव चित्रण किया है। यहाँ खिली वलसी में एक प्रेमिका के व्यवहार के आकर्षक कल्पना है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। अब सरसों के बारे में, अब तक तो अलसी और चने के बारे में था, अब है सरसों के बारे में। तो कवि कहता है कि यहाँ खिली हुई पीली सरसों का बड़ा मुख चित्रांकित किया गया है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। कवि कहता है कि सरसों की मोहकता के विषय में तो पूछो ही मत, पूछो ही नहीं। हो गई सबसे सयानी, वह अत्यंत आकर्षक रूप धारण कर किए हुए है। सरसों अब सयानी हो गई है, जवान हो गई है। उसने अपने हाथ पीले कर लिए हैं, उसने हाथ पीले कर लिए हैं। उसका विवाह हो गया। हाथ पीले करना मीन्स विवाह कर हो जाना। उसका विवाह हो गया है। विवाह मंडप में पधारी, और वह विवाह मंडप में पधार चुकी है। फाग गाता मास फागुन। ऐसा लगता है जैसे होली का गीत गाता हुआ, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। ऐसा लगता है जैसे होली का गीत गाता, फाग क्या होता है? होली का गीत। होली का गीत गाता हुआ फागुन का महीना आ गया है। पके हुए सरसों के खेत का बड़ा मोहक वर्णन है, और साथ ही उसमें एक युवती की कल्पना की गई है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि का कथन है, कवि कहता है कि प्रकृति खेतों में भरपूर सौंदर्य को देखकर, जो प्रकृति है, जो खेत हैं, वो पूरे भरपूर सौंदर्य उनमें बिखरा हुआ है। तो ऐसा देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग आंचल हिल रहा है। प्रकृति रूपी नायिका का प्रेमपूर्ण आंचल हिल डुलकर उसके भीतर प्रिय मिलन की तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहा है। इस विज़न में दूर व्यापारिक नगर से, जो इस विज़न जहाँ पर लोग बाग नहीं है, जहाँ पर लोग नहीं रहते, तो नगरों के कैसा है इस विज़न, जहाँ पर कोई नहीं है, तो नगरों के दूर व्यापारिक नगर से। नगरों को क्या कहा? व्यापारिक कहा है कि नगरों में पाखंडपूर्ण, सर्वथा स्वार्थ में व्यापारिक जीवन की तुलना में यहाँ के प्रेम की जो भूमि है वह कहीं अधिक उपजाऊ है। और पैरों के तले है एक पोखर। और कहाँ किसका वर्णन? एक तालाब का वर्णन कर रहा है कहाँ कभी, तो कहता है कि ग्राम्य प्रकृति का अनुरागपूर्ण चित्रण करते हुए कहते हैं कि मेरे पाँव के तले, मेरे पाँव के नीचे निकट क्या है? एक सरोवर है, एक तालाब है। उठ रही उसमें लहरियाँ, जिसमें लहरें उठ रही हैं। जैसे पानी हिलता है तो उसमें भी लहरें से उत्पन्न होती हैं, तो उसमें लहरियाँ उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, उस सरोवर के नीले तल में, पानी का जो पानी दिखाई देता नीले रंग का, तो उस सरोवर के नीले तल में जो भूरी घास उगी हुई है, ले रही वह भी लहरियाँ ले रही हैं। जब पानी हिलता है तो जो उसमें घास उगी हुई है भूरे रंग की, उसमें भी लहरें उत्पन्न हो जाती हैं, तो जल के साथ हिलडुल रही हैं। ठीक है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता। कवि ग्राम्य प्रकृति का अनुराग चित्रण करता हुआ कहता है कि पोखर के पानी में सूर्य का प्रतिबिंब, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, कैसे दिखा रहा है? जैसे चांदी का एक बड़ा गोल खंभा, वो सूर्य का जो प्रतिबिंब है जो पानी में पड़ रहा है उस तालाब में, तो वह कैसा दिखाई दे रहा है? चांदी का एक बड़ा गोल सा खंभा खंभे के समान दिखाई दे रहा है। तो एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, कि पोखर के पानी में सूर्य का प्रतिबिंब इस प्रकार बन रहा है जैसे वह चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा हो। आँख को है चकमकाता, और चमकीला होने के कारण वह चांदी की तरह चमक रहा है। उसे देखने से आंखें भी चौंधिया रही हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, और उस तालाब के पोखर के किनारे पर कई पत्थर पड़े हुए हैं जो चुपचाप पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी। इतने प्यासे हैं कि पता नहीं उनकी प्यास कब बुझेगी।
चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। अब यहाँ पर एक बगुले का वर्णन किया गया। तो बगुला, एक कोई बगुला चुपचाप अपनी एक टांग जल में डुबोए खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। वह चंचल मछली को, मीन मीन्स मछली, वह चंचल मछली को देखते ही अपनी निद्रा का ध्यान त्याग कर उस मछली पर झपट कर उसे अपनी चोंच में पकड़ लेता है। तो हम आज यहीं तक करेंगे, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं।